हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में। तो ये जो आपके क्वेश्चन है, इनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किए हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। आपको किसी अदर वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में एक स्पेशल गिवअवे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा, तो स्टार्टिंग के जो 3 लक्की जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना, क्योंकि जो गिवअवे का क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि जो हमारे लेक्चर है ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको मिल जाएंगे। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, एक नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, एक नोट्स उनको भी फ्री मिलेगा। तो स्टूडेंट, बस आपको एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए ऑनर साइकोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के मनोविज्ञान की भूमिका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी सब्जेक्ट के, जो कि हमारा डीएससी फर्स्ट का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके ड्यू सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जो हमारे ये क्वेश्चंस है ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इन 10 क्वेश्चन में हमने जो एक क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन को हमने 2 टाइप से पूछा हुआ है। तो आपको भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो ये दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं, अगर इनमें से आपका किसी भी टाइप से क्वेश्चन आता है या इनमें से कोई भी रिलेटेड टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। ये आंसर आपके दोनों क्वेश्चन के लिए इनफ होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से हम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति पर चर्चा करते हुए इस वाक्यांश को स्पष्ट करें। मनोविज्ञान के किन्हीं 5 अनुपयुक्त उपयुक्त उपक्षेत्रों विस्तार से प्रकाश डालिए। तो साइकोलॉजी इज ए साइंस, एक्सप्लेन द फर्स्ट व्हील डिस्कसिंग द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, ऑल्सो डिस्क्राइब इन डिटेल एनी अप्लाइड सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि इसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारा मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति को हमें बताना है, साथ ही वो उसके जो 5 अनुपयुक्त उपक्षेत्र है उनके बारे में हमें बताना है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमसे अथवा या और करके पूछा गया है कि साइकोलॉजी इज ए इंपेरियल एंड सिस्टमेटिक स्टोरी
study, explain this statement in reference to the nature of psychology. Also mention any 5 major theoretical subfields of psychology. यानी कि यहाँ हमसे पूछा गया है मानव विज्ञान अनुभवजन्य एवं व्यवस्थित अध्ययन है। मनोविज्ञान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस कथन की व्याख्या कीजिए। साथ ही मनोविज्ञान के किसी 5 प्रमुख सैद्धांतिक उपक्षेत्रों को बताइए। तो स्टूडेंट जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर हमसे दोनों में एक ही चीज पूछी गई है। फर्स्ट हमारी प्रकृति और सेकंड हमारे अनुपयुक्त उपक्षेत्र। तो आप जैसे कि देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन इनमें जो टॉपिक पूछा गया है वो टॉपिक सेम ही पूछा गया है। तो चलिए इसी तरीके से हम हमारे आंसर को भी लिख लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम हमारा आंसर नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, और जो हम हमारा आंसर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे साइकोलॉजी इज ए हाईली डेवलप्ड मॉडर्न सोशल साइंस दैट स्टडी द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो स्टूडेंट मानव विज्ञान जो है वो आधुनिक काल का यानी कि आज के जमाने का बहुत ही सामाजिक विकसित विज्ञान है, और ये हमारे मानव और प्राणियों के व्यवहार तथा उनकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराते हैं। तो स्टूडेंट सोचिए अगर आपको किसी इंसान के दिमाग को पढ़ने का मौका मिल जाए, उसके बिहेवियर को पहले से प्रेडिक्ट करने की पावर मिल जाए, तो क्या ये जादू है? जी नहीं, ये जादू नहीं है, यही है हमारा मनोविज्ञान, यानी कि यही है हमारा साइकोलॉजी। तो दिस द स्टेटमेंट साइकोलॉजी इज ए साइंस एंड साइकोलॉजी इज एन एम्पिरिकल एंड सिस्टमैटिक स्टडी बट रिफ्लेक्ट द साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो ये जो हमारे दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट हमारा साइकोलॉजी इज ए साइंस यानी कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है। सेकंड साइकोलॉजी इज एन एम्पिरिकल एंड सिस्टमैटिक स्टडी यानी कि मनोविज्ञान अनुभवजन्य एवं व्यवस्थित अध्ययन है। तो स्टूडेंट ये जो दोनों ही कथन है, ये दोनों ही हमारे साइकोलॉजी की जो प्रकृति है, जो हमारे मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो हमें दर्शाती है। तो स्टूडेंट एक सवाल हमेशा हमसे पूछा जाता है कि क्या मनोविज्ञान सच में एक विज्ञान है? तो इसी जवाब को जो हमें आंसर देना है वो हमें हमारे आंसर नंबर फर्स्ट में देना है। तो स्टूडेंट जब भी हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्टली हमारे दिमाग में नहीं घुसता है, हमें उसको थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप से बनाना होता है। तो मैं आपको आज इसी टाइप से पढ़ाऊंगा। आप एक स्टोरी के माध्यम से पूरे आंसर को समझते जाइएगा ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए। तो स्टूडेंट आप मान लीजिएगा एक लड़की है आरोही, उसको साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ही पसंद था, लेकिन उसका जो दोस्त है वो कहता था कि अरे जो साइकोलॉजी है वो कोई विज्ञान नहीं है बल्कि एक माइंड रीडिंग वाली बातें है। तो जो आरोही मुस्कुराती है वो कहती है कि चलो एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक इंट्रोडक्शन, इतने हमने एक इंट्रोडक्शन में देखा। इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में सबसे पहले जो हमने अभी बात करी एक जादू दिखाती हूँ वाला, तो उसमें हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति का विस्तृत स्पष्टीकरण। तो इसमें हमारा सबसे पहले स्टूडेंट आता है कि एम्पिरिकल नेचर। तो साइकोलॉजी डिसाइड द इस थ्योरी फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, इट इज नोन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ वी लाइफ्स। तो स्टूडेंट जो मनोविज्ञान है यानी कि जो साइकोलॉजी है वो अपने सिद्धांतों को प्रत्यक्ष अनुभव और व्यवहार के अवलोकन से प्राप्त होता है। तो ये किसी भी अनुमान या आस्था पर आधारित नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, फर्स्ट हमारा आता है स्टडिंग मेमोरी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स यानी कि स्मृति का अध्ययन प्रयोगों द्वारा, सीखने के सिद्धांत अनुष्ठान पर आधारित, व्यक्तित्व परीक्षण मानवीकरण द्वारा। तो थ्रू साइकोलॉजी ड्रॉस कंक्लूजन ओनली फ्रॉम व्हाट इज ऑब्जर्व एंड अंडरस्टूड यानी कि जो मनोविज्ञान है वो कहता है कि जो देखा गया वो समझा गया, तो इसी पर ही वो निष्कर्ष निकालता है। तो स्टूडेंट अगर हम आप देखें, आप समझ लीजिए जो आरोही थी वो रोहित को कहती है कि तुम्हें पैवलोव का एक्सपेरिमेंट देखा है। तो वो एक छोटा सा वीडियो दिखाती है, एक कुत्ता घंटी बजाते ही सलीवा बनाता है। तो ये मैजिक नहीं स्टूडेंट, ये साइंस है। मतलब कि जो साइकोलॉजी है वो इमेजिनेशन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन पर चलती है। तो यही था हमारा अनुभवजन्य स्वभाव जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारा सेकंड आता है व्यवस्थित उपागम यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी। तो साइकोलॉजी अंडरस्टैंड्स एनी प्रॉब्लम थ्रू ए साइंटिफिक सीक्वेंस
तो जो हमारा मनोविज्ञान है वो किसी भी समस्या को किस तरीके से पहचानता है, तो वो सबसे पहले पहचानता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम यानी कि समस्या की परिभाषा, उसके बाद फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना निर्माण, फिर डेटा संग्रह व मापन, सांख्यिकी के विश्लेषण, निष्कर्ष व सिद्धांत निर्माण। तो स्टूडेंट जो ये सीक्वेंस है, ये जो क्रम है, ये साइकोलॉजी प्रीसिस एंड रिलायबल यानी कि इससे जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो सटीक और विश्वसनीय बनता है। तो स्टूडेंट आप इसको एक तरीके से समझिएगा, मान लीजिएगा जो हमारी आरोही थी वो एक चौक पकड़कर बोर्ड पर लिखती है, प्रॉब्लम पहचानना, हाइपोथेसिस बनाना, डेटा कलेक्ट करना, स्टैटिस्टिकल एनालाइज और रिजल्ट निकालना। तो वो कहती है कि ये सब वही स्टेप है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होती है। तो स्टूडेंट अब जो रोहित था वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो व्यवस्थित अध्ययन इसलिए है कि जो हमारा साइकोलॉजी है वो किसी भी समस्या को वैज्ञानिक क्रम में समझता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। तो ऑब्जेक्टिविटी में हम देखें, इन साइकोलॉजिकल टेस्ट रिसर्च इन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल ओपिनियंस ऑफ द रिसर्चर, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो गए जैसे कि आईक्यू टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया या एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, तो इसमें जो अध्ययन है, इनका जो अध्ययन है वो शोधकर्ता की निजी सोच से प्रभावित नहीं होता है। साथ ही डेटा इज ऑब्टेन्ड थ्रू साइंटिफिक मेथड्स एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स, यानी कि जो डेटा है वो वैज्ञानिक विधियों और गणितीय तकनीकों द्वारा ही लिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो निष्कर्ष है उससे निष्कर्ष किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान द्वारा दोहराए नहीं जाते हैं। तो स्टूडेंट आरोही उसे बताती है कि अगर दो साइकोलॉजिस्ट है और एक ही टेस्ट दो अलग अलग इंसानों पर करे तो जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, क्योंकि साइकोलॉजी मेजरमेंट टूल्स पर आधारित है, जैसे कि आईक्यू टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। तो ये सब वैज्ञानिक तौर पर डिजाइन होते हैं। स्टूडेंट यही थी हमारी वस्तुनिष्ठता। इसके बाद हमारा जो फोर्थ आता है वो हमारा आता है रिफ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्फेबिलिटी, यानी कि पुनरावृत्ति एवं सत्यापन की क्षमता। तो किसी प्रयोग या सिद्धांत को अन्य शोधकर्ता भी दोहरा सकते हैं, यदि परिणाम समान आते हैं तो सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से सिद्ध माना जाता है। तो स्टूडेंट आरोही कहती है कि अगर आप कोई भी प्रयोग या सिद्धांत कर रहे हो तो जो वो सिद्धांत है वो अगर कोई अन्य शोधकर्ता भी करता है तो उसके जो परिणाम होंगे, जो रिजल्ट होंगे वे सेम होंगे। तो इसी जब जो रिजल्ट सेम आते हैं तो उसको सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पल्लेव कैल्सिफिक क्वांटिटेटिव हैज बीन रिफ्लेक्टेड ग्लोबली, यानी कि पोवलोव का जो क्लासिकल क्वांटिटेटिव विश्व भर है वो हमारे विश्व भर में दोहराया गया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा एक जैसा ही आया है। तो यही था हमारा फोर्थ, पुनरावृत्ति व सत्यापन की क्षमता। इसके बाद हमारा फिफ्थ आती है मेजरेबिलिटी, यानी कि मापन योग्यता। तो मनोविज्ञान व्यवहार को मापने के लिए अन्य अनेक माप उपकरण बनाता है, जैसे कि स्केल्स हो गए या हमारे प्रश्नावली हो गई या रेटिंग्स हो गई या टेस्ट हो गई। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे होता है कि जो मानसिक क्रियाएं है वे भी जो संख्यात्मक या क्वांटिटेटिव रूप है उसमें मापी जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइकोलॉजी है वो इमोशन, पर्सनैलिटी, मेमोरी, ये सब हमारे मापे जा सकते हैं, जैसे कि हमारा एंजाइटी स्केल हो गया, डिप्रेशन स्केल हो गया, मेमोरी टेस्ट हो गया। तो जब किसी चीज को नंबर में मापा जाए तो वो विज्ञान ही होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा मापन योग्यता भी हो गया। इसके बाद हमारा सिक्स्थ आता है भविष्यवाणी क्षमता। तो भविष्यवाणी क्षमता में देखें, लाइक साइंस, साइकोलॉजी प्रेडिक्ट बिहेवियर, हायर स्ट्रेस लोअर प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो तनाव है वो अधिक होगा तो जो उत्पादकता है वो कम होगी। साथ ही सकारात्मक प्रोत्साहन मिलेगा तो सीखने को भी बड़ा मिलेगा। अवसाद के लक्षण दिखाई देंगे तो सामाजिक अलगाव की संभावना भी उत्पन्न होगी। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, अगर किसी स्टूडेंट पर तनाव बढ़े तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी। ऑलमोस्ट हर बार ऐसे ही होता है, मतलब साइकोलॉजी फ्यूचर बिहेवियर भी प्रेडिक्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा भविष्यवाणी क्षमता। तो स्टूडेंट यही थे हमारे सभी मनोविज्ञान की प्रकृति और उसका विस्तृत स्पष्टीकरण, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है 5 अप्लाइड सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो अब मनोविज्ञान के 5 अनुपयुक्त उप क्षेत्र है उन क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं।
तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इट साइंटिफिशियसली स्टडीज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। इट इंक्लूड लर्निंग स्टाइल, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। यानी कि ये जो हमारा साइकोलॉजी है ये शिक्षा और विज्ञान की प्रक्रिया का ही एक अध्ययन है। तो इसमें हमारा छात्र के सीखने की शैली, उनकी बुद्धि, उनकी प्रतिभा, इन सभी को जानने का मौका मिलता है। और शिक्षक शिक्षण विद्या तय करने, कमजोर छात्रों को समझने तथा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो साइकोलॉजी है उसका इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट, टीचर क्यों समझ लेता है कि कौन सा बच्चा कैसे सीखता है? तो ये हमारी साइकोलॉजी ही हमें सिखाती है। तो ये हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान हो गया। इसके बाद सेकंड हमारा आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि नैदानिक साइकोलॉजी। तो इट डायग्नोसिस, एवुलेट्स एंड ब्रेड्स मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि यह हमारे मानसिक विकारों का निदान, मूल्यांकन और उसका उपचार भी करता है। तो इसमें हमारा क्या क्या शामिल होता है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, डिसऑर्डर्स हो गया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो गया, या स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। साथ ही इसमें मनोचिकित्सक क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को भावनात्मक, व्यवहारिक व मानसिक समस्याओं को उभरने में सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब का इलाज सिर्फ मेडिसिन नहीं है बल्कि साइकोलॉजी भी इनका इलाज करती है। तो यही था हमारा नैदानिक मनोविज्ञान। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो its aim is not to study human behavior at the workplace. It includes employee selection, training, leadership style, वर्क, यानी कि जो कर्मचारी का चयन है, उनकी प्रशिक्षण है, ये सब हमारे साइकोलॉजी में शामिल होते हैं। तो ये सभी चीजें संगठन की उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट, कंपनीज एम्प्लॉयज का स्ट्रेस कैसे कम करती है, मोटिवेशन कैसे बढ़ाती है, ये सब भी हम साइकोलॉजी से ही सीखते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो हमारा आता है परामर्श साइकोलॉजी, परामर्श काउंसलिंग साइकोलॉजी, यानी कि परामर्श मनोविज्ञान। तो स्टूडेंट, यह सामान्य मानव जीवन की समस्याओं, तनाव, करियर, पारिवारिक संघर्ष, व्यवहारिक कठिनाइयां आदि का समाधान भी प्रदान करता है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम से लेकर करियर कंफ्यूजन तक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सब संभालते हैं। तो यह मनोवैज्ञानिक तरीके जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर, थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इन सभी का उपयोग करते हैं और इनका यूज करके व्यक्ति की मानसिक संतुलन बनाए रखने में उनकी सहायता करते हैं। तो यही हमारा परामर्श मनोविज्ञान के रूप में भी हमने इसको देखा। इसके बाद हमारा फिफ्थ आता है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान हेल्थ साइकोलॉजी के रूप में देखे तो इट स्टडीज health reflect behavior effects on stress on illness and ways to develop healthy lifestyles। यानी कि यह स्वास्थ्य से संबंधित जैसे जो भी हमारे व्यवहार या तनाव का रोग होया गया उन पर प्रभाव और स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण में भी हमारा अध्ययन करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो तनाव से बीपी बढ़ता है, धूम्रपान छोड़ने की तकनीक, ये सभी हमें ये बताती है। यानी कि स्ट्रेस से बीपी बढ़ता है, यह किसने बताया? ये साइकोलॉजी ने ही बताया। तो स्टूडेंट, अब हम समझने लगते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ एक किताब ही नहीं बल्कि जीवन का एक पूरा साइंस है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे साइकोलॉजी के 5 उप क्षेत्र जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है, सॉरी, अभी मैंने आपको जो बताए वे हमारे थे 5 अनुपयुक्त उपक्षेत्र। अब हम बात करेंगे हमारे 5 सैद्धांतिक क्षेत्रों के बारे में। तो अब हम सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, थ्योरेटिकल सब फील्ड्स के बारे में। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो इट एक्सप्लेन्स हाउ ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, हर्बिलिटी, यानी कि इससे हमें पता चलता है हमारा जो मस्तिष्क, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वे किस तरीके से चलते हैं और व्यवहार को ये कैसे प्रभावित करता है। ये सब हमें इसी तरीके से मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही देखने को मिल जाता है। तो यही था हमारा जैविक मनोविज्ञान। इसके बाद सेकंड हमारा आता है संज्ञात्मक मनोविज्ञान, जिसे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो यह मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे कि हमारी मेमोरी हो गई, स्मृति हो गई, ध्यान हो गया, सोच हो गया, समस्या समाधान हो गया, या हमारी लैंग्वेज हो गई। तो स्टूडेंट, इट कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू मॉडर्न एआई एंड एजुकेशन, यानी कि आधुनिक एआई और जो शिक्षा है उसमें हमारे संज्ञात्मक मनोविज्ञान का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान आता है, यानी कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो यह विज्ञान के हर चरण, शैशव से वृद्धावस्था तक व्यवहार और विकास का अध्ययन करता है। फिर हमारा फोर्थ आता है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान में स्टूडेंट अगर हम देखें
तो यह हमें बताता है कि समाज और समूह व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमारा अनुकूलन हो गया, आज्ञा पालन हो गया, या हमारा ग्रुप थिंक हो गई, प्रीजुडिस हो गया, सोशल इन्फ्लुएंस हो गया। ये सब हमारे सामाजिक मनोविज्ञान का भी अध्ययन हमें कराता है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ आता है वो हमारा व्यक्तित्व मनोविज्ञान आता है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। तो इट स्टडीज द ट्रेड्स, स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि ये हमारे गुणों, संरचना और सिद्धांतों का अध्ययन कराता है। और इसमें अगर हम मेजर थ्योरीज देखें, जैसे कि हमारे फ्रायड का मनोविश्लेषण हो गया, जुंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत हो गया, साथ एडलर का व्यक्तित्व मनोविज्ञान हो गया, और बिग फाइव मॉडल हो गया। तो स्टूडेंट, ये व्यक्ति के व्यवहार की विशिष्टता और स्थिरता को समझने में ये जो उपक्षेत्र है ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे कुछ उपक्षेत्र जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन का आता है। तो अब हम पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने सीखा कि जो मनोविज्ञान है वो अनुभव पर आधारित है, प्रयोग और रिसर्च से चलता है, मापनीय है, वस्तुनिष्ठ है, और भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी भी करता है। तो स्टूडेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान है तो केवल दर्शन है और नहीं अनुमान का विषय। तो स्टूडेंट, साथ ही जो हमारे इसके अनुपयुक्त और सैद्धांतिक उपक्षेत्र है वे समाज के हर भाग में एक प्रायोगिकता प्रदान करते हैं। तो इसलिए मनोविज्ञान एक विज्ञान है, यह सिर्फ वाक्य नहीं, एक सिद्ध तथ्य भी है। और यही कारण है कि जो आज साइकोलॉजी स्कूल है, सेना है, अस्पताल है, कंपनी है, हर जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि मानव जीवन को समझने, सुधारने और दिशा तय देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द एटकिंसन और शिफ्रिन मॉडल of memory in detail, discuss any 3 strategies to improve memory, और what is sensory memory, write on one line। यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो हमारे स्मृति के 2 मॉडल है, एटकिंसन का और शिफ्रिन का, उन दोनों के बारे में बताना है। साथ ही हमें जो हमारी मेमोरी है यानी कि जो याददाश्त है उसको तेज करने की कुछ 3 रणनीतियां बतानी है। और अथवा करके पूछा गया कि संवेदी स्मृति यानी कि जो हमारी सेंसरी मेमोरी है आखिर वो है क्या। तो स्टूडेंट, ये हमें बताना है। चलिए, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अब हम आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर में स्टूडेंट हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका या छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, मेमोरी होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। मेमोरी इज द मेंटल प्रोसेस थ्रू विच इज ए पर्सन रिसीव्स इंफॉर्मेशन, स्टोर इट्स एंड रिटायर्स इट व्हेन नीडेड। यानी कि जो मानव जीवन है उसमें जो हमारी मेमोरी है वो बहुत ही जरूरी है, और वो एक इस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिससे कोई भी मनुष्य किसी भी सूचना को ग्रहण कर लेता है और उसे अपने पास रख लेता है, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो उसको पुनः प्राप्त कर लेता है। तो स्टूडेंट, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ चीजें आप तुरंत भूल जाते हैं लेकिन कुछ बातें जिंदगी भर याद रहती है? जैसे कि बचपन की कोई घटना या फिर कल पढ़ा हुआ चैप्टर पूरी तरह भूल जाना। तो क्यों ऐसा होता है स्टूडेंट? कैसे हमारा दिमाग कुछ बातें सेव कर लेता है और कुछ डिलीट कर देता है? तो स्टूडेंट, आज की जो हमारा आंसर है उसमें हमें यही बताना है कि जो हमारा स्टाफिलिन और जो हमारा सिफरीन है इनका मेमोरी मॉडल क्या कहता है। इसमें इन्होंने बताया कि स्मृति कैसे बनती है, कैसे रहती है और कैसे मिटती है। तो स्टूडेंट, चलिए, ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। मुख्य भाग में हम सबसे पहले देखेंगे एटकिंसन एंड शिफ्रिन्स मेमोरी मॉडल। तो अत्यंत विस्तृत व्याख्या देखें तो एटकिंसन और शिफ्रिन ने स्मृति को 3 अलग अलग भंडारों में विभाजित किया। इन तीनों भंडारों में सूचना एक निश्चित क्रम में प्रतिवंश होती है। यानी कि स्टूडेंट, जो हमारे एटकिंसन और शिफ्रिन है उन्होंने मेमोरी को 3 भागों में डिवाइड किया, और उन्होंने बताया कि जो ये 3 भंडार है इनमें सूचना एक निश्चित क्रम में प्रवेश करती है। तो उनको हम तीनों को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारा आता है सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति।
तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, वाट एवर इंफॉर्मेशन आवर फाइव सेंस रिसीव इंटर सेंसरी मेमोरी फर्स्ट। यानी कि जो हमारा संवेदी स्तर है ये हमारा पहले सूचना का एक प्रथम चरण है, और हमारी पांच इंद्रिय जो भी सूचना ग्रहण करती है वे सबसे पहले हमारे संवेदी स्मृति में ही जाती है। तो इसके हम करेक्टरिस्टिक्स अगर या इसकी विशेषताएं देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सूचना है वो अधिक क्षणिक रहती है, साथ ही सूचना का जो अस्तित्व है वो कुछ पल तक भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हमारे ध्यान न दिया जाए तो जो सूचना है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तो ये जो स्मृति है ये इंद्रियों से प्राप्त कच्चे रूप में सुरक्षित होती है। दृश्य, ध्वनि, स्पर्श आदि संवेदी सूचनाओं की झलक इसी स्मृति में सुरक्षित रहती है। यह स्मृति अत्यंत छोटी अवधि की होती है और इसलिए इसे हम क्षणिक स्मृति भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, एक पंक्ति में अगर हम कह सके कि जो हमारी संवेदी स्मृति है वो हमारी ऐसी स्मृति है, इसमें हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचना कुछ ही क्षणों के लिए सुरक्षित रहती है। मान लीजिएगा कोई भी स्टूडेंट है वो कहता है किसी दूसरे स्टूडेंट को कि कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले सेंसुअल मेमोरी में जाती है, आईज, एयर, स्किन, ये सारी जानकारी कुछ सेकंड यहीं पर रुकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें कि जब कार का हॉर्न बजता है तो आवाज 1-2 सेकंड तक महसूस होती है। जब कोई चीज अचानक चमकती है उसकी इमेज कुछ मिली सेकेंड्स तक रह जाती है। तो स्टूडेंट, अगर हम ध्यान ना दे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है तुरंत गायब हो जाती है। इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड है, वो हमारा एक तरीके से वेटिंग रूम है। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी संवेदी स्मृति। इसके बाद जो हमारी सेकंड स्मृति आती है वो हमारी आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे हम अल्पकालिक स्मृति भी कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी मेमोरी दैट रिसीव अटेंशन मूव्स फॉरवर्ड इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी। यानी कि जो संवेदी स्मृति है उससे जो सूचना है वो हमारे ध्यान में आती है तो वो आगे चलकर हमारी अल्पकालिक स्मृति बन जाती है। और यहाँ पर ये हमारा वो चरण होता है जहाँ पर जो हमारे मस्तिष्क है उसमें हमारी जो सूचना है वो थोड़े समय के लिए संग्रहित हो जाती है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है जो सूचना है वो कुछ क्षणों तक, कुछ मिनटों तक सुरक्षित रहती है। साथ ही इसकी भंडारण क्षमता भी सीमित होती है और यह भूलने की संभावना भी अधिक हो जाती है अगर इसको बार बार रिवीजन या इसको दोहराया ना जाए। तो स्टूडेंट, ये जो मेमोरी है ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैलकुलेशन एंड रीजनिंग में भी काम होती है। और इट इंफॉर्मेशन इज ए प्रैक्टिस हेयर इट मूव्स अहेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी कि इस स्मृति में सूचना का अभ्यास किया जाए तो वो आगे चलकर हमारे दीर्घकालिक स्मृति का रूप भी ले सकता है। तो स्टूडेंट, जो इंफॉर्मेशन हम पर ध्यान देते हैं वो मूव करती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और ये मेमोरी हमारी 15 से 30 सेकंड तक रहती है। कैपेसिटी लिमिटेड होती है हमारी, आसानी से भूल भी जाते हैं, बार बार रिपीट करने से स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझे तो फोन नंबर एक बार सुनकर भूल जाते हो लेकिन बार बार दोहराओ याद हो जाता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा अल्पकालिक स्मृति। इसके बाद जो हमारी थर्ड आती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है, यानी कि दीर्घकालिक स्मृति आती है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी दीर्घकालिक स्मृति के बारे में। तो दिस इज द फाइनल एंड मोस्ट परमानेंट स्टोर ऑफ मेमोरी, इंफॉर्मेशन रिमेन्स स्टोर हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि ये हमारा सबसे अंतिम और स्थायी भंडार होता है। इसमें जो सूचना है या जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में बहुत ही लंबे समय तक बैठ जाती है। और इसकी विशेषता है इसमें सुरक्षित सूचना वर्षों तक, कभी कभी जीवन भर सुरक्षित रह सकती है। यह हमारी सूचना जो होती है ये आसानी से नष्ट नहीं होती। साथ ही स्टूडेंट, जो इसकी भंडारण क्षमता होती है ना वो भी बहुत ज्यादा असीमित मानी जाती है। यहाँ पर सुरक्षित सूचना जो है सुरक्षित होती है, आसानी से नष्ट नहीं होती। भाषा, ज्ञान, मूल्य, तो ये सब हमारे मुख्य रूप से इस जगह पर सुरक्षित रहते हैं। तो ये स्मृति मनुष्य की पहचान, व्यवहार और व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो स्टूडेंट, आप एक इस तरीके से समझिएगा, जो चीजें हम अच्छे से समझते हैं, बार बार दोहराते हैं, एग्जाम्पल से जोड़ते हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो ये जो मेमोरी है ये हमारी सालों तक रहती है, अनलिमिटेड होती है। फैक्ट्स, इमोशन, स्किल, हैबिट्स सब कुछ इसमें स्टोर रहता है, तो कभी भी रिकॉल की जा सकती है ये मेमोरी हमारी। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे समझिएगा, साइकिल चलाना आप कभी नहीं भूलते हो। क्यों नहीं भूलते हो? क्योंकि डीप मेमोरी में ये हमारे स्टोर है। तो स्टूडेंट, यही जो हमारा दिमाग है वो एक कंप्यूटर की तरह है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेंसरी मेमोरी है वो हमारे कीबोर्ड की तरह है, शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे रैम की तरह, और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे हार्ड डिस्क की तरह। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी तीनों प्रकार की मेमोरी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 3 मेजर
स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव मेमोरी, यानी कि जो हमारी स्मृति या रणनीति बढ़ाने की, जो हमारी जो याददाश्त है उसको बढ़ाने की जो रणनीतियां है उनको देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे 3 ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है मीनिंगफुल स्टडी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। तो इफ इंफॉर्मेशन इज मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट स्टे इन शॉर्ट टर्म माइनरी एनालाइज फॉरगॉटन क्विकली, यानी कि अगर आप कोई भी जानकारी है उसको रट लोगे तो वो आपके अल्पकालिक स्मृति में रहती है और आप उसको भूल जाते हो। लेकिन जब उस जानकारी को आप गहराई से सोचोगे, उसको अर्थ समझोगे और उसको उदाहरणों से जोड़ोगे तो वो आपके दीर्घकालिक स्मृति में पहुंच जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग द पर्पस कोज एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन स्ट्रेंथेन्स मेमोरी, यानी कि इसलिए जो कोई भी सामग्री है उसके कारण, उसके उद्देश्य, उसके उदाहरण हमें समझने चाहिए, ताकि कि जो हमारी वो स्मृति है वो हमारी दीर्घकालिक स्मृति में रह जाए। तो स्टूडेंट अब मान लो अगर आप रट्टा मारोगे तो आप अगले दिन भूल जाओगे, लेकिन अगर आप मीनिंग समझकर पढ़ोगे तो आपके ईयर्स तक याद रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, अगर आप फोटोसिंथेसिस का मीनिंग समझकर पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में उल्टा सीधा पूछने पर भी आंसर लिख लोगे। तो स्टूडेंट यही था हमारा अर्थपूर्ण अध्ययन और ज्ञान समझ। सेकंड हमारा आता है रिपीटेशन एंड स्पेस प्रैक्टिस, यानी कि पुनरावृत्ति और अंतराल स्थापित, यानी कि किसी भी चीज को बार बार दोहराना, उसकी रिवाइज करना ही हमारा पुनरावृत्ति कहलाता है। तो जो हमारी पुनरावृत्ति है स्टूडेंट, ये हमारी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट हमारी तत्काल और सेकंड हमारी स्पेस यानी कि अंतराल आधारित पुनरावृत्ति। तो अंतराल आधारित पुनरावृत्ति स्टूडेंट हमारी वो होती है जिसमें किसी भी सामग्री को अलग अलग समय के अंतराल पर दोहराया जाता है। तो इससे जो भूलने की गति है वो धीमी पड़ जाती है और जो हमारी सूचना है वो भी हमारे दिमाग में फिट बैठ जाती है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप एक तरीके से मान लीजिएगा, अगर आप पहले दिन रीड करते हैं तो दूसरे, चौथे, 7वें, 15वें दिन आप उसको रिवाइज करिएगा। इस तरीके से जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो हमें उस चीजों को भूलने नहीं देता। तो यही था हमारा पुनरावृत्ति। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है चंकिंग, जैसे हम कहते हैं जानकारी को छोटे छोटे समूह में बांटना। तो लार्ज और लेंथ इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट टू मेमोराइज एट वंस, यानी कि अगर कोई भी लंबी इंफॉर्मेशन है तो उसको समझना हमारे लिए कठिन होगा। लेकिन यदि अगर हम उस लंबी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे, छोटे छोटे क्रम में कर दे, तो वो हमारे अधिक समय तक हमारे स्मरण में रहती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखें, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑफ ऑल चैप्टर एट वंस, यानी कि किसी अध्याय को एक साथ पढ़ने के बजाय उसे छोटे छोटे भागों, छोटे छोटे उपवेशों में बांटकर पढ़ो। तो ऐसा करने से जो आपका मस्तिष्क है, जो आपका माइंड है, वो थोड़ा कम डिवाइड होगा और उसको याद भी रखेगा। तो आप लॉन्ग इन्फॉर्मेशन को जब छोटे छोटे ग्रुप में बांटते हो तो उसको हम चंकिंग कहते हैं, या जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे मोबाइल नंबर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिएगा आपका नंबर है, आपका जो भी नंबर है आप उसको किस तरीके से याद करते हो। आप डायरेक्टली पूरा नंबर ऐसे करोड़ में, 1000 में या 10,000 में तो नहीं याद करते हो ना। आप उसको याद करते हो जैसे आप 2-2 वर्ड करके याद करते हो, जैसे कि 987654, इस तरीके से आप 2-2 वर्ड करके याद करते हो। तो इससे ये इंस्टेंट याद रहेगा। ऐसे ही एग्जाम चैप्टर्स को भी ऐसे ही ब्रेक करके आप पढ़ो, तो ऐसे हम सोचते हैं कि ऐसे जो हमारी पढ़ाई है वो भी हमें आसान लगने लगती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारी स्मृति बढ़ाने की हमारी 3 रणनीतियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, यानी कि एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक छोटे से निष्कर्ष, एक छोटे से कंक्लूजन के बारे में। यानी कि जो हमारे एंटकिंसन और सिफरिन का जो मॉडल था, वो हमें एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से हमें स्मृति को याद दिलाता है। तो ये हमें बताता है कि जो हमारी स्मृति है, जो भी हमारी स्मृति है, ये हमारी 3 तरह की होती है। और इसमें हमारी जो सबसे पहले जाती है वो हमारी संवेदी स्मृति में आती है, फिर धीरे धीरे करके वो दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती है, अल्पकालिक, अल्पकालिक से दीर्घकालिक। तो स्मृति को विकसित करने के लिए स्टूडेंट, तो उसको बढ़ाने के लिए स्टूडेंट हमें कुछ रणनीतियां लगानी होती है। तो इन तरीकों से हमारी जो स्मृति है वो तो मजबूत होती है, साथ ही हमारे जो ज्ञान है उसको भी हमारा दीर्घकालिक वो ज्ञान हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने मेमोरी को 3 स्टेज में समझा। हर इंफॉर्मेशन पहले सेंसरी, फिर शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग टर्म में जाती है। ऐसे ही डीप स्टडी, स्पीच एक्सपेक्टेशन और थिंकिंग से जो हमारी मेमोरी है वो तेज होती है। तो स्टूडेंट अगर आप भी इसी तरीके से पढ़ेंगे तो भूलना कम और ज्यादा याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यह सिर्फ साइकोलॉजी का एक मॉडल नहीं है, एक कंप्लीट स्टडी हैक भी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है व्हाट इज मोटिवेशन
डिस्कस द नेचर, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हंगर हैज ए फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। यानी कि जो प्रेरणा है वो क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, और हमारी प्रेरणा के रूप में जो भूख है उसको हम शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं में हमें देखना है। यहीं पर हमसे और करके पूछा गया है व्हाट इज इमोशन, डिस्कस इट्स नेचर एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि भावना क्या है, इसकी प्रकृति और इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। साथ ही जो क्रोध है उसके शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक घटनों की उपयुक्त उदाहरणों सहित हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए इस आंसर की जो भी हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ह्यूमन बिहेवियर इज ड्राइवन बाय सर्वल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जीज। यानी कि जो मानव व्यवहार है वो हमारे बहुत सारी ऊर्जाओं से संचालित होता है। तो व्यक्ति कब, क्यों और कैसे कार्य करता है, इसके लिए हमारे दो मानसिक प्रक्रियाएं होती है। फर्स्ट हमारी प्रेरणा यानी कि हमारा मोटिवेशन, सेकंड हमारी भावना यानी कि हमारे इमोशंस। तो स्टूडेंट जो हमारा प्रेरणा है या मोटिवेशन है वो हमारे किसी लक्ष्य की ओर हमें सक्रिय करता है, लेकिन जो हमारी भावना है वो व्यक्ति के अनुभव को प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट कभी आपने सोचा है कि हम कुछ काम पूरे जोश से क्यों करते हैं और कुछ काम बिल्कुल करने का मन ही क्यों नहीं होता? तो क्यों कभी हल्की सी भूख हमें बेचैन कर देती है, लेकिन कभी बड़े से बड़ा काम भी बिना मोटिवेशन के नहीं होता? और क्यों कभी छोटा सा बात पे हमें गुस्सा भर देती है? तो स्टूडेंट इसके बारे में ही हमें समझना है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेन बॉडी का। तो अब हम बात कर लेते हैं मेन बॉडी के बारे में, मुख्य भाग के बारे में। मेन बॉडी में हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा क्या है। तो स्टूडेंट मोटिवेशन इज द इंटरनल एनर्जी दैट अराइज फ्रॉम ए सेंस ऑफ डिप्रेशन और नीड एंड एक्टिविज ए पर्सन फॉर फुल दैट नीड। यानी कि जो प्रेरणा है वो हमारी एक इस प्रकार की ऊर्जा है जो कि किसी अभाव या आवश्यकता की अनुभूति से उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा है ये व्यक्ति को उस अभाव को पूर्ण करने की हेतु सक्रिय करती है जो कि उसके अंदर आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट मोटिवेशन वो अंदर की ऊर्जा है जो हमें किसी लक्ष्य की ओर धकेलती है, वो रीजन जिसके बिना इंसान उठकर एक कदम भी नहीं बढ़ता, उसको हम कहते हैं मोटिवेशन या हमारा प्रेरणा। तो मोटिवेशन हमारी तब पैदा होती है जब कोई जरूरत होती है, कोई अभाव महसूस होता है, कोई उद्देश्य हमें बुलाता है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा एक छोटी सी, इसी तरीके से अगर हम देखें तो यही थी हमारी प्रेरणा, हमारा मोटिवेशन। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा आता है नेचर ऑफ मोटिवेशन। यानी कि जो हमारा प्रेरणा है उसकी प्रकृति कौन कौन सी है, तो प्रकृति देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड। यानी कि जो हमारी प्रेरणा होती है वो हमारी लक्ष्योन्मुख होती है। यानी कि जो व्यक्ति है वो किसी न किसी चीज के लिए ही कार्य कर रहा होता है, उसके लिए वो लक्ष्य होता है। तो मोटिवेशन हमें ना हमेशा गोल डायरेक्टेड होती है। अगर सामने लक्ष्य है तो मोटिवेशन अपने आप आती है। सेकंड आता है मोटिवेशन इज इंटरनल एनर्जी। तो मोटिवेशन अंदर से निकलती है, कुछ काम दिल से होते हैं, कुछ मजबूरी में, पर असली मोटिवेशन अंदर से ही पैदा होती है। ऐसे सेकंड देखे तो मोटिवेशन इज बोथ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। यानी कि मोटिवेशन दो प्रकार की होती है। फर्स्ट हमारी बायोलॉजिकल जैसे कि भूख, प्यास, नींद। सेकंड हमारी साइकोलॉजिकल जैसे कि सम्मान, रिश्ता, सफलता, प्यार। इसके बाद हम देखेंगे मोटिवेशन इज चेंजेबल। यानी कि मोटिवेशन बदलती रहती है, कभी हाई कभी लो, ये हमारे मूड और सिचुएशन पर निर्भर करता है। फिफ्थ अगर हम देखें तो हमारा आता है प्रेरणा व्यक्ति विशेष होती है। तो मोटिवेशन इंडिविजुअल स्पेसिफिक। यानी कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं, उसकी रुचियां अलग अलग होती है, तो इसलिए दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में भिन्न भिन्न रूप से प्रेरित हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारा मोटिवेशन की प्रकृति जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हंगर एज मोटिवेशन। यानी कि प्रेरणा के रूप में भूख के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलू। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं भूख के शारीरिक पहलू के बारे में। तो शारीरिक पहलू में अगर हम सबसे पहले देखें तो डिजाइज इन ब्लड शुगर लेवल। यानी कि रक्त में शर्करा का स्तर घटने पर हमारी जो भूख है वो हमारी उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट भूख सिर्फ पेट की आवाज ही नहीं है, ये शरीर की एक वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। यानी कि ब्लड ग्लूकोज कम होते ही जो दिमाग है वो सिग्नल भेजता है कि खाना खाओ। पेट खाली होते ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं और ब्रेन के हंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए आप कितने भी बिजी हो, उसका जो शरीर है, आपका जो शरीर है वो आपको खाना मांगने पर मजबूर कर ही देता है। सेकंड आता है हमारा स्टोमेच कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि
पेट का संकुचन, तो पेट खाली होने पर उसमें होने वाले संकुचन हमारे मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं। थर्ड आता है रोल ऑफ स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज, यानी कि मस्तिष्क में एक भाग भूख पैदा करता है और दूसरा तृप्ति का संकेत देता है। तो दोनों का जो संतुलन है वो भोजनी व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो यही थे हमारे भूख के शारीरिक पहलू। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हंगर, यानी कि भूख के मनोवैज्ञानिक पहलू। तो स्टूडेंट मनोवैज्ञानिक पहलू हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हम मनोवैज्ञानिक पहलू देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो हमारा आता है एक्सपीरियंस एंड इमोशंस, यानी कि अनुभव और भावनाएं। तो स्टूडेंट मूड खाने को प्रभावित करता है, यानी कि किसी विशेष भोजन से जुड़ी उसकी जो स्मृतियां है वो हमारी भूख को बढ़ाती है। इसके कारण जो व्यक्ति है वो भूखा न होते हुए भी भोजन ले लेता है। सेकंड हमारा मूड इफेक्ट आता है, जैसे कि हमारा स्ट्रेस, स्टेनेस। तो जो मूड है वो हमारे खाने को प्रभावित करता है। इसी के साथ साथ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस भी देखें तो स्टूडेंट फेस्टिवल, फैमिली ट्रेडिशन, इन सभी में जो भूख है ये हमारी भूख और भोजन आदतों को भी प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट इसमें या मेमोरीज भूख को बढ़ा या घटा सकते हैं। स्ट्रेस या सैडनेस में भी कुछ लोग ज्यादा खाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें कि कोई भी व्यक्ति है उसको कक्षा में एक दोस्त ने समोसा खिलाने की बात करी तो इंस्टेंटली उसकी जो हंगर है वो बढ़ जाएगी और ये हमारे मेमोरी ट्रिग्ड हंगर भी कहलाती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा भूख के शारीरिक पहलू। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भावना क्या है, व्हाट इज इमोशन। तो अब हम जान लेते हैं इमोशन आखिर है क्या। तो इमोशन इज अ मेंटल स्टेट वेयर एक्सपीरियंस, सेंसेशन, साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड बिहेवियर रिएक्शन ओक्यूर सिमुलेटेनियसली, यानी कि जो भावना है वो हमारा एक वो अवस्था है जिसमें हमारी एक्सपीरियंस, हमारे बॉडी चेंज और हमारे बिहेवियर तीनों एक साथ होते हैं। तो इमोशन है महसूस भी होती है, शरीर में बदलती भी है और बाहर से दिखाई भी देती है। तो स्टूडेंट इसमें खुशी, डर, दुख, गुस्सा सब कुछ इसमें मिक्स होते हैं। तो वही हमारी एक इमोशन या हमारी भावना है। तो ये था हमारा व्हाट इज इमोशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशन, यानी कि भावना और प्रकृति और उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इमोशनल इनवॉल्व साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो स्टूडेंट इमोशन शरीर को बदल देती है। हार्ट रेट बढ़ना, हाथ कांपना, सांस तेज होना, ये सब हमारे इमोशंस के ही एक रूप है। इसके बाद इमोशन प्रोड्यूस क्विक रिएक्शन, यानी कि इमोशन तुरंत प्रतिक्रिया देती है। डर लगे तो भागो, गुस्सा आए तो बोलो। इमोशन इज कनेक्टेड विद कोजिनियन, यानी कि इमोशन सोच से जुड़ी होती है। जैसा सोचोगे वैसे ही आप महसूस कर पाओगे। इसी के साथ ही हम देखें इमोशन इज सोशली एक्सप्रेस, यानी कि चेहरे, आवाज, हाव भाव, ये सब बॉडी लैंग्वेज हमारे सब कुछ इमोशन में बदल जाते हैं। फिफ्थ अगर हम देखेंगे इमोशन हेल्प्स इन एडॉप्शन, यानी कि भावना खतरों से बचने, संबंध बनाने और जीवन को व्यवस्थित करने में भी सहायक होती है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी इमोशन की प्रकृति और उसकी विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एंगर, यानी कि क्रोध के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घटक के बारे में। तो ऐसे ही हम सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे क्रोध के शारीरिक घटक के बारे में। तो शारीरिक घटक के बारे में अगर हम देखें तो इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, यानी कि हार्ट रेट तेज होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसी के साथ साथ मस्क्यूल टेंशन, यानी कि मसल्स टाइट होगी। तो जब भी हमारा जो हमारी क्रोध है वो भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ रैपिड ब्रीथिंग, यानी कि श्वसन तेज होना, तो ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगी। तो ये शरीर का कहने का एक प्रतीक है तुम अभी लड़ने या विरोध करने की स्थिति में हो। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्रोध के शारीरिक घटक। इसके बाद हमारा सेकंड आता है क्रोध के मनोवैज्ञानिक घटक। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्रोध के मनोवैज्ञानिक घटक के बारे में। तो फीलिंग ऑफ इंसल्ट और इनजस्टिस, यानी कि इनजस्टिस महसूस होना, इंसल्ट महसूस होना, जब भी हमें क्रोध आ सकता है। इसी के साथ साथ नियंत्रण हानि की अनुभूति। तो अगर व्यक्ति को लगता है कि उसकी स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है तो जब भी उसको क्रोध आने लगता है, थ्रेट या इंसल्ट का एहसास होता है। निगेटिव थिंकिंग आती है बुद्धि में, यानी कि नकारात्मक विचारों की जो वृद्धि है वो होती है। कंट्रोल ना हो पाना। तो स्टूडेंट प्रोफेसर की गलतफहमी एक व्यक्ति को इंसल्ट महसूस करा देती है और उससे ही उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। तो यही था हमारा क्रोध के मनोवैज्ञानिक घटक जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, यानी कि एक छोटा सा निष्कर्ष का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक छोटे से निष्कर्ष, एक छोटे से कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि मोटिवेशन हमें आगे बढ़ाती है, इमोशन हमारा व्यवहार बदलती है। इसी के साथ साथ
जब हम भूख की बात करते हैं तो जब हमें भूख लगती है तो हमारे गुस्से, हमारी बॉडी और हमारी माइंड, ये हमारे सब कुछ इसमें सहयोग करते हैं। तो स्टूडेंट यही है हमारी साइकोलॉजी की खूबसूरती और यही हमारे अंदर चल रहे प्रोसेस को हमें समझने में मदद करती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि जो भारतीय मनोविज्ञान है उसका उदय कैसे हुआ, और हमसे पूछा गया है कि मानव व्यवहार में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य को मानव के पश्चिमी परिप्रेक्ष्य से अलग क्यों है, यानी कि दोनों के बीच में जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव या और इंडियन पर्सपेक्टिव है, इनके दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है। साथ ही यहाँ पर हमसे और करके पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फिलोसफिकल रूट्स ऑफ इंडियन साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब हाउ इट अंडरस्टैंड कॉन्सेंसस, यानी कि भारतीय मनोविज्ञान की जो दार्शनिक जड़ें है उसकी व्याख्या हमें करनी है और बताना है कि आत्मा, चेतना और व्यवहार किस प्रकार से ये इसको समझाता है, और आधुनिक समय में जो हमारा भारतीय मनोविज्ञान है वो हमारा यूजफुलनेस क्यों है, उसको यूजफुलनेस क्यों माना जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखने से पहले मैं आपसे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो स्टूडेंट अब मैं आपसे गिववे के क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले, और जो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट होंगे जो सबसे पहले और तीनों सही आंसर देंगे, उन तीनों स्टूडेंट को मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए मैं आपसे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा होता है कि संवादी स्मृति क्या होती है, यानी कि जो संवादी स्मृति है वो हमारी किस टाइप की स्मृति होती है, उसको हम दूसरी स्मृति किस नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड हमारा आता है मोटिवेशन क्या है, यानी कि मोटिवेशन क्या है, कोई ऊर्जा है या कोई हमारी भावना है या कोई हमारी परंपराएं है, कुछ भी जो भी है आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमारा आता है कि दीर्घकालिक स्मृति किस प्रकार की होती है। तो दीर्घकालिक स्मृति हमारी किस प्रकार की होती है, अस्थायी होती है, स्थायी होती है, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यही थे हमारे तीनों क्वेश्चंस जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, अब हम हमारे आंसर नंबर 4 पे ही आ जाते हैं। और आंसर नंबर 4 में सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट हम देखेंगे कि द इंडियन लिटरेचर ट्रेडिशन हैज बीन एंसेंट, प्रोफाउंड एंड मल्टीडिमेंशियल, यानी कि भारतीय विचार परंपरा अत्यंत प्राचीन, गहर और बहुआयामी रही है। और इसी कारण भारत में मनोविज्ञान का उदय केवल आधुनिक काल की देन नहीं बल्कि इसके बीच पारदर्शनिक दार्शनिक परंपराओं से भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट आप इमेजिन करो, आप एक पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, सामने सूर्योदय हो रहा है, एक साधु ध्यान में बैठा, उसकी आंखों में शांति, चेहरे पर स्थिरता, मानो उसे खुद से ज्यादा दुनिया की समझ है। तो अब सोचिए कि ये साधु क्या कर रहा है, तो क्या वे सिर्फ चुप बैठा है या वास्तव में मन, चेतना और आत्मा को समझा रहा है। तो स्टूडेंट यहीं से शुरू होती है हमारे भारतीय मनोविज्ञान की असली कहानी। जैसे पश्चिमी में मनोविज्ञान आधुनिक विज्ञान से जुड़ा, वैसे ही भारत में मनोविज्ञान हजारों साल पहले ही जन्म ले चुका था, वेदों, उपनिषदों, गीता, योग और ध्यान की परंपराओं में। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में अगर हम देखें, हाउ डिड इंडियन साइकोलॉजी एमर्ज इन इंडिया, यानी कि भारत में जो भारतीय मनोविज्ञान है उसका उदय कैसे हुआ, तो उन कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है एमर्जेंस फ्रॉम एंसेंट फिलोसफिकल टेक्स्ट, यानी कि भारतीय प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों से उद्भव। तो स्टूडेंट पहला स्रोत आता है हमारा प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ। तो वेद, उपनिषद, गीता, योग सूत्र, बौद्ध दर्शन, इनमें मन का गहरा अध्ययन मिलता है। मन को चंचल, बुद्धि को निर्णय लेने वाली शक्ति और आत्मा को शुद्ध व निरीक्षक इसमें बताया गया है। अगर आप उदाहरण देखें इसका, तो आपने एक कहानी सुनी होगी कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में जो ज्ञान दिया वह सिर्फ नैतिक कहानी नहीं बल्कि मनोविज्ञान भी था कि कैसे बच्चे सीखते हैं, सोचते हैं और व्यवहार करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारा प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों से उद्भव था। इसके बाद सेकंड अगर हम देखें, डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस ऑफ सांधना, मेडिटेशन एंड योगा, यानी कि
योग और ध्यान की परंपरा। तो भारत ने मन को जानने के लिए सिर्फ किताबें ही नहीं लिखी बल्कि प्रयोग भी किए, जैसे कि ध्यान, प्राणायाम, समाधि। तो आज का मेडिटेशन एप्स भी हमारे जो जड़ें है इसकी, ये हमारी हजारों साल पहले ही भारत में पैदा हो गई थी। तो स्टूडेंट, इससे क्या होता है, इससे हमारे स्टेबलाइजेशन ऑफ मन मिलता है, यानी कि मन को स्थिर करने की प्रक्रिया, भावनाओं को नियंत्रण और चेतना के उच्चतर स्तर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें हमारे रिवाइवल इन मॉडर्न टाइम्स, तो आधुनिक काल में अगर पुनरुत्थान देखें तो स्टूडेंट, जब पश्चिम में वैज्ञानिक मनोविज्ञान शुरू हुआ, तो तब दुनिया ने लोग, ध्यान, माइंडफुलनेस की शक्ति दोबारा पहचानी और भारत की पुरानी शिक्षाएं आधुनिक साइंस का एक हिस्सा भी बन गई। तो ये था हमारा आधुनिक काल में पुनरुत्थान। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है मानव व्यवहार को समझने में भारतीय मनोविज्ञान की प्रासंगिकता। तो अब हम भारतीय मनोविज्ञान की प्रासंगिकता, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले होलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि पश्चिमी मनोविज्ञान मुख्यतः व्यवहार, अनुभव और वातावरण पर ध्यान देता है, लेकिन जो हमारा भारतीय मनोविज्ञान है वो हमारे शरीर, बुद्धि, चित्त, इन सभी पर जोर देता है। सेकंड आता है भावनाओं के नियंत्रण का व्यवहारिक मार्ग। तो योग, ध्यान, प्राणायाम एंड साधना जो ये है, ये हमें प्रोवाइड प्रैक्टिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग इमोशन, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। यानी कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के एक व्यवहारिक तरीके प्रदान करते हैं। इसके बाद थर्ड देखें तो अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ इंप्रेशन। तो भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार व्यवहार केवल वर्तमान स्थिति का परिणाम नहीं होता, बल्कि वो हमारे चित्त, हमारी मन में संचित संस्कार को भी प्रभावित करता है। इसी के साथ फोर्थ अगर हम देखें तो हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना के विभिन्न स्तरों की व्याख्या, जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा के स्तरों को समझकर जो भारतीय मनोविज्ञान है वो बताता है कि मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए केवल बाहरी कारकों को देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपने अंदर के मन को भी झांकना होता है। फिफ्थ हमारा आता है मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि ये हमारे ध्यान और योग के द्वारा हम जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य उसको हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और मानसिक समस्याओं के समाधान में भी ये प्रभावी माना जाता है। आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि अगर एक बच्चों को गुस्सा आता है, तो जो हमारा पश्चिमी सिद्धांत है वो कहेगा कि यह उसका बिहेवियर है, लेकिन जो हमारा भारत है वो कहेगा कि यह बिहेवियर नहीं, उसके संस्कार, उसके मन की स्थिरता, उसकी भावनाओं का दबाव और उसकी चेतना का एक परिणाम है। तो इसलिए भारतीय मनोविज्ञान हमें बताता है कि भावनाओं को कैसे नियंत्रित करे, तनाव कैसे कम करे, मन को कैसे शांत करे और कैसे पूर्ण व्यवस्थित व्यक्तित्व बनाया जाए। तो योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सभी भी तकनीकें आज मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी हमारे आज के समय में हो चुकी है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा मानव व्यवहार को समझने में भारतीय मनोविज्ञान की प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। तो कुछ डिफरेंट तो हमने अभी तक देख ही लिए थे, अब कुछ डिफरेंट है वो आके हमको बात आ देते हैं। तो स्टूडेंट, जो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे आत्मा का प्रश्न, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ साउल। तो भारत में मनोविज्ञान आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, जबकि जो पश्चिमी मनोविज्ञान है वो आत्मा की अवधारणा को वैज्ञानिक अध्ययनों से बाहर रखता है। तो पाश्चात्य मनोविज्ञान कहता है कि यह उसके दिमाग की केमिकल इम्बैलेंस है, और भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि दुख इसलिए है क्योंकि मन अशांत है, भावनाएं अनियंत्रित है और आत्मज्ञान कम है। तो अब आप अगर अंतर देखें तो आत्मा जो है, इसमें आत्मा को मान्यता नहीं दी गई, और यहाँ पर पाश्चात्य मनोविज्ञान में आत्मा को मान्यता दी नहीं गई, लेकिन भारतीय मनोविज्ञान में आत्मा को मूल आधार माना गया है। इसके बाद सेकंड देखें चेतना की गहराई। तो चेतना की पाश्चात्य मनोविज्ञान में ये सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है, और भारतीय मनोविज्ञान में ये अनंत और बहुस्तरीय है। सेकंड अगर हम बात करें व्यवहार की, थर्ड अगर हम बात करें हमारे सोर्सेस ऑफ बिहेवियर्स व्यवहार की, तो व्यवहार का अगर कारण देखें तो जो मनोविज्ञान है वो हमारा कहता है, पाश्चात्य मनोविज्ञान हमारा कहता है कि ये भारी वातावरण से होता है, लेकिन जो हमारा भारतीय मनोविज्ञान है वो कहता है कि ये मन, बुद्धि और संस्कार से प्रभावित होता है। फोर्थ हमारा आता है उपचार का तरीका, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो उपचार पाश्चात्य मनोविज्ञान कहता है कि दवा, थेरेपी है, लेकिन जो हमारा भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि वो ध्यान, योग, आत्मचिंतन के माध्यम से उपचार किया जा सकता है। इसी तरीके से लक्ष्य या उद्देश्य की बात करें
तो स्टूडेंट पाश्चात्य मनोविज्ञान व्यवहार को बदलने पर ध्यान देता है और जो हमारा भारतीय मनोविज्ञान है वो आत्मज्ञान और उन्नति पर ध्यान देता है। तो स्टूडेंट इसलिए ही हम कह सकते हैं यही सभी थे हमारे भारतीय दृष्टिकोण और पश्चिमी दृष्टिकोण में अंतर जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो हमारा आता है भारतीय मनोविज्ञान की दार्शनिक जड़ें, चेतना, आत्मा और व्यवहार की समझ। तो सबसे पहले स्टूडेंट चेतना समझ लेते हैं। तो भारतीय परंपरा चेतना को शाश्वत, सर्वव्यापी और सभी अनुभवों का आधार मानती है। तो इसलिए वो केवल कोई मानसिक अवस्था नहीं है बल्कि अस्तित्व का मूल स्रोत भी है। सेकंड, आत्मा की बात करें तो शुद्ध, अविनाशी और साक्षी रूप इसको माना जाता है। ये ना तो कोई शरीर है, ना कोई मन है और न ही बुद्धि, बल्कि इन सबको देखने की एक सत्ता है। व्यवहार की बात करें तो व्यवहार हमारा है मन, बुद्धि, चित्त और संस्कारों की संयुक्त अभिव्यक्ति, इसको ही हमने व्यवहार कहा है। तो इसलिए व्यवहार बदलने का अर्थ केवल आदत बदलना नहीं बल्कि मन को और संस्कार को भी शुद्ध करना है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे भारतीय मनोविज्ञान की दार्शनिक जड़ें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यूजफुलनेस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इन मॉडर्न टर्म्स। तो सबसे पहला आता है तनाव, अवसाद और अनिद्रा में लाभ, यानी कि जो योग है इससे हमारा तनाव कम हुआ है, अवसाद कम हुआ और अनिद्रा में भी हमें लाभ मिला है। इसी के बाद सेकंड अगर हम देखें व्यक्तित्व विकास में सहायक, तो यह हमारे आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक संस्कार, इन सभी में भी हमें उन्नत बनाता है। शिक्षा क्षेत्र में उपयोग देखें तो ध्यान, मूल्य, शिक्षा, इन सभी में भी इसको अधिक प्रभावी माना गया है। कार्यस्थल में देखें तो कार्यस्थलों पर ध्यान और स्वास्थ्य नियमन कर्मचारियों की दक्षता और मानसिक शांति बढ़ाते हैं। समाज में समझता तो भारतीय मनोविज्ञान करुणा, सहानुभूति, इन सभी को भी मजबूत बनाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आधुनिक समय में भारतीय मनोविज्ञान की उपयोगिता। आप एक बार पीडीएफ में से जरूर इनको डीपली पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन यानी कि एक छोटा सा निष्कर्ष का आता है। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि मनोविज्ञान सिर्फ किताबों का विज्ञान नहीं है, लेकिन ये हमारी भारतीय परंपरा बताता है और यही विज्ञान एक हमारा एक अनुभव है। तो भारतीय मनोविज्ञान हमें सिर्फ कैसे जिए नहीं बताता, ये भी बताता है कि कैसे शांति से जिए, कैसे बुद्धिमानी से जिए और अंत में कैसे अपनी चेतना को ऊपर उठाए। तो स्टूडेंट आज पूरी दुनिया योग सीख रही है, ध्यान कर रही है, माइंडफुलनेस अपना रही है, क्योंकि भारत ने हजारों साल पहले साबित कर दिया कि मन को जीतना ही जीवन को जीतना है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे और निष्कर्ष के साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 4 है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वो हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि चित्त प्रतिष्ठित परानुकूलन क्या है और इसके सिद्धांत और अनुप्रयोग के बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है कि शास्त्रीय अनुबंधन क्या है और इसके प्रमुख सिद्धांत जैसे कि अर्जन, प्रालोभन, सामान्यकरण, इन सभी के हमें विस्तार से व्याख्या करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि to understand human and animal behavior, many theories has been developed in psychology, among which classical condition and permanent adaptation are considered the most basic and influential। यानी कि मानव तथा पशु व्यवहार को समझने के लिए कई प्रकार के सिद्धांत विकसित हुए हैं, जिनमें कि जो हमारा चिर प्रतिष्ठित और शास्त्रीय अनुबंधन है वे बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। तो दोनों का उद्देश्य यही है कि व्यवहार किस प्रकार अनुभव, बार बार जुड़ाव या पूर्व घटनाओं के आधार पर सीखता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। तो स्टूडेंट इसी आधार पर हम समझते हैं कि सीखना केवल विचारों या हमारी भाषा बुद्धि का विषय नहीं है, बल्कि पर्यावरण के साथ साथ इसका संपर्क भी हमारा जरूरी होता है। तो अब हम आ जाते हैं हमारी मेन बॉडी के बारे में। मेन बॉडी में हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ परमानेंट अडॉप्शन, यानी कि चिर प्रतिष्ठित प्राकुलन के बारे में। तो चिर प्रतिष्ठित प्राकुलन से क्या आशय है, मैं आपको वन वर्ड में जल्दी से समझा देता हूं, तो आप सभी समझिएगा हमारे चिर प्रतिष्ठित प्राकुलन के बारे में। तो आपका एक ऐसा स्थायी आदत और स्थिर व्यवहार जो कि बार बार एक ही प्रकार के उद्दीपन से प्रभावित होता है और बिना सोचे समझे रूप से दोहराया जाता है, उसको ही हम चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन कहते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हम कोई भी उद्दीपन बार बार अनुभव करते हैं तो वो हमारे दिमाग की एक स्तर प्रतिक्रिया से जुड़ जाता है और समय के साथ ये इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि जो ये प्रतिक्रियाएं बहुत ही तेज और स्थायी रूप से होने लगती है। तो यही हमारा चिर प्रतिष्ठित प्राकुलन है। इसके बाद हम चिर प्रतिष्ठित प्राकुलन के कुछ
मुख्य सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखें अर्जन की प्रक्रिया। तो अर्जन हमारी इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें जीव नए उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखते हैं। जब तटस्थ उद्दीपन को बार बार अविचलित उद्दीपन के साथ जोड़ा जाता है तो जीव तटस्थ उद्दीपन पर भी प्रतिक्रिया देना सीख लेता है। तो स्टूडेंट, यही हमारी अर्जन की प्रक्रिया थी। सेकंड हमारी आती है प्रलोभन सामान्यकरण। तो जब एक उद्दीपन पर सीखी गई प्रतिक्रिया दूसरे समान उद्दीपनों पर भी लागू होने लगे तो इसे ही हम सामान्यकरण कहते हैं। इसी के साथ थर्ड आता है प्रलोभन विभेदन। तो विभेदन का सामान्यकरण का विपरीत है। ये हमारा जो हमारा प्रलोभन विभेदन है, ये हमारे सामान्यकरण का विपरीत है। यानी कि ये हमारी एक इस प्रकार की सीख है जिसमें जीव समान दिखने वाले उद्दीपनों में फर्क करना सीखता है और हर उद्दीपन पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं यानी कि अलग अलग रिएक्शन देता है। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है विलुप्ति। तो यदि सीखे हुए उद्दीपन को कई बार प्रस्तुत किया जाए लेकिन उसके साथ कोई भी स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए तो समय के साथ साथ ये जो प्रतिक्रिया है ये कमजोर होकर समाप्त हो जाती है और इसे ही हम कहते हैं हमारी विलुप्ति। इसके बाद हमारा फिफ्थ हमारा आता है, वो आता है स्वस्फूर्त पुनरुत्थान। तो स्टूडेंट, कभी कभी विलुप्ति के बाद कुछ समय के अंतराल में जो हम चीजें सीखते हैं वो हमारे अंदर दोबारा से उभर जाती है और इसे ही हम कहते हैं स्वस्फूर्त पुनरुत्थान। तो यही तो स्टूडेंट हमारे चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के मूल सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चिर प्रतिष्ठित प्राकुलन शास्त्रीय अनुबंधन के अनुप्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज इन एजुकेशन एंड लर्निंग, यानी कि सीखने में पुरस्कार प्रशंसा दंड वातावरण इन सभी को जोड़कर यह हमारे स्थायी व्यवहार को विकसित करता है। सेकंड, अगर हम बात करें चिकित्सा उपयोग में, तो चिकित्सा उपयोग में ये हमारे फियर हेटर्ड एंजाइटी इन सभी के उपचार में यह हमारा उपयोग किया जाता है। थर्ड आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, यानी कि किसी उत्पाद को भावनात्मक छवि उसके संगीत इनसे जोड़कर खरीदारों में जो स्थायी आकर्षण है वो भी पैदा किया जाता है। फोर्थ, अगर हम पशु प्रशिक्षण के बारे में करें तो पशु को संगीत ध्वनि या संगीत शब्दों से विशेष क्रियाएं करवाना भी हमारा इसी सिद्धांत पर आधारित है। फिफ्थ हमारा आता है सामाजिक व्यवहार निर्माण, यानी कि बच्चों और किशोरों में अनुशासन आदतें विनम्रता ये सभी इन्हीं सिद्धांत के उपयोग में हमारा उपयोगी होता है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के अनुप्रयोग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन यानी कि एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट, हम निष्कर्ष में देखते हैं कि हमारा व्यवहार पूरी तरह हमारा है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे व्यवहार कई व्यवहार सीखने का एक परिणाम है। तो जो हमारा क्लासिकल कंडीशनर है उसने हमें सिखाया कि हम कैसे डरते हैं, कैसे पसंद करते हैं, कैसे आदतें बनाते हैं और कैसे बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम समझ ले कि व्यवहार सीखा जाता है तो हम इसे किसी भी उम्र में बदल सकते हैं और यही है हमारे मनोविज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज शिक्षा चिकित्सा विज्ञापन बाल विकास तथा सामाजिक व्यवहार के निर्माण में इन सिद्धांतों का व्यापक उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार ये सिद्धांत न केवल व्यवहार को समझने के लिए है बल्कि ये हमारे अनुकूल नियंत्रित और सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया व्हाट इज द कॉग्निटिव अप्रोच इन साइकोलॉजी, यानी कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है और इसके सिद्धांत के बारे में हमसे पूछा गया है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है कि मनोविज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण और मानवतावादी दृष्टिकोण की विशेषता है कि डिफरेंस बताना है, दोनों की तुलना करनी है और ये जो दोनों दृष्टिकोण है ये मानव व्यवहार को समझने में किस प्रकार से अलग है। तो स्टूडेंट, हमें तुलना करनी है, तो चलिए इस आंसर की हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी भूमिका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर सर्वाइवल फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच हैव बीन डेवलप्ड इन साइकोलॉजी, यानी कि मानव व्यवहार को समझने के लिए हमारे बहुत प्रकार के दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण बहुत अलग है और ये जो तीनों दृष्टिकोण है ये हमें अलग अलग कोणों से हमें देखने को मिलता है। तो दिस डिफरेंस मेक साइकोलॉजी ब्रॉड मल्टी डायमेंशनल एंड साइंटिफिकली रिच, यानी कि ये जो अंतर है ये मनोविज्ञान को व्यापक बहुआयामी और वैज्ञानिक रूप से समृद्ध बनाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है।
तो मेन बॉडी में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच। द कॉग्निटिव अप्रोच इज द पर्सपेक्टिव विच बिलीव दैट द रियल रूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लाइज इन मेंटल प्रोसेस। यानी कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में माना जाता है कि मानव व्यवहार का वास्तविक मूल हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है, जैसे कि हमारा सोचना या याद करना। तो ये तो हमारा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण हो गया। अब हम संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के कुछ मुख्य सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसका पहला सिद्धांत आता है मेंटल प्रोसेस डिटरमाइन बिहेवियर। यानी कि मनुष्य बाहरी उद्दीपनों को केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि उन्हें समझता भी है और उनका अर्थ भी प्रदान करता है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा मेंटल प्रोसेस हो गया। सेकंड आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन इज एन ऑर्डरली प्रोसेस। तो सूचना पहले ग्रहण होती है, फिर उसे संग्रहित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको पूरा याद भी किया जाता है। तो स्टूडेंट इसी क्रम को हम स्मृति की प्रक्रिया का आधार भी मानते हैं। थर्ड हमारा आता है ह्यूमन बींग्स आर एक्टिव पर्पसफुल। यानी कि मनुष्य केवल प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि खुद निर्णय लेता है और अपने लक्ष्य भी निर्धारित करता है। इसी के साथ फोर्थ आता है लर्निंग बेस्ड ऑन मेंटल स्ट्रक्चर। तो सीखना केवल भारी पुरस्कार दंड से नहीं होता बल्कि ज्ञान संरचनाओं योजनाओं मान्यता और अनुभवों से भी होता है। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए बेसिक ह्यूमन एबिलिटी। यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी ह्यूमन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड फाइंड सॉल्यूशन थ्रू रीजनिंग एनालाइज एंड टेस्टिंग। तो तर्क विश्लेषण और परीक्षण के माध्यम से हम समाधान खोज सकते हैं। तो स्टूडेंट यही था संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के मुख्य सिद्धांत। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण और मानवतावादी दृष्टिकोण की तुलना। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण हमारा कहता है कि मानव व्यवहार भारी उद्दीपनों और प्रतिक्रियाओं के संबंध पर आधारित है और इसमें मानसिक प्रक्रियाओं को महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। मुख्य विशेषताओं में बात करेंगे तो बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी कि व्यवहार पर्यावरण से सीखता है। साथ ही पुरस्कार और दंड से अधिगम होता है। आंतरिक मानसिक क्रियाओं को अप्रासंगिक माना जाता है। केवल प्रत्यक्ष मापने और अवलोकनीय व्यवहार पर ही ध्यान दिया जाता है। इसमें हम जीव उद्दीपन देखेंगे जो कि प्रतिक्रिया मशीन की तरह कार्य करता है। तो यही हमारी कुछ मुख्य विशेषताएं थी हमारी व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण की। तो द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बिलीव्स दैट ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली गुड क्रिएटिव एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। यानी कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा रचनात्मक और आत्म विकास की क्षमता वाला जीव है। और दिस अप्रोच गिव्स द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्शियस फ्री विल सेल्फ स्टेम एंड सेल्फ एक्सप्लेनेशन। यानी कि ये दृष्टिकोण मनुष्य की चेतना स्वतंत्र इच्छा आत्मसम्मान और आत्म सिद्धि को महत्व देता है। इसकी भी मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो सबसे पहला आता है मनुष्य के भीतर आत्म विकास की स्वाभाविक इच्छा व्यवहार स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित और प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। ये सभी हमारी इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमारे मानव व्यवहार को समझने में किस तरीके से डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो सबसे पहला आता है बेसिक ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहारवाद का आधार। तो जो हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो हमारे व्यवहार पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन मानवतावादी दृष्टिकोण में व्यवहार मनुष्य की चेतना और इच्छा द्वारा नियंत्रित होता है। इसके बाद सेकंड देखेंगे मानसिक प्रक्रियाओं का महत्व। तो व्यवहारवादी उन्हें नजरअंदाज करता है लेकिन जो हमारा मानवतावादी है वो व्यवहार की मूल धुरी इनको मानता है। थर्ड हमारा आता है मनुष्य की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण मनुष्य को प्रतिक्रियात्मक और नियंत्रित मानता है, लेकिन जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो मनुष्य को स्वतंत्र रचनात्मक और आत्म उत्कर्षी मानता है। इसके बाद फोर्थ अगर हम बात करें अधिगम के आधार के बेसिक ऑफ लर्निंग के बारे में, तो व्यवहारवादी पुरस्कार और दंड से रिलेटेड होता है, लेकिन जो हमारा मानवतावादी है वो व्यक्तिगत अनुभव और अर्थ निर्माण में होता है। उद्देश्य या पर्पस की बात करें तो बिहेवियर कंट्रोल हमारे व्यवहारवादी का है और मानवतावादी का डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनैलिटी यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तो स्टूडेंट यही थे हमारे अंतर समझे हमने जो कि हमारे मानव व्यवहार को समझने के लिए दोनों दृष्टिकोण के थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष यानी कि एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक व्यवहारवादी और मानवतावादी यानी कि जो ये सभी दृष्टिकोण है ये हमें हमारी मन की प्रक्रियाओं को केंद्र में रखते हुए हमें बताते हैं कि हमारे जो मनोविज्ञान है उसको व्यापक वैज्ञानिक और बहुआयामी कैसे बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट इसी कारण से ये जो दृष्टिकोण है ये आज भी शिक्षा चिकित्सा परामर्श व्यवहार संशोधन और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष एक छोटा सा कंक्लूजन जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, यानी कि भूलने के मुख्य कारण, और डिस्क्राइब द डिटेल द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग विद रेफरेंस टू इंटरफेस डिसली थ्योरी मेमोरी फेलियर गिव सुटेबल एग्जांपल। यानी कि हस्तक्षेप, क्षय और स्मृति असफलता के संदर्भ में भूलने के जो कारण है उन्हें हमें बताना है उदाहरणों सहित। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे फॉरगेटिंग इज ए नेचुरल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेमोरी सिस्टम। इफ वी रिमेंबर ऑल information permanently, the mind will become overloaded and selecting useful information would become difficult। यानी कि जो हमारा दिमाग है अगर वो सभी सूचनाओं को स्थायी रूप से याद कर लेगा तो जो हमारे दिमाग का भार है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो हमें केवल वही सुरक्षित जानकारी रखने में मदद करता है जिससे कि हमें जानकारी होती है। तो स्टूडेंट मनोविज्ञान में भूलने के अनेक कारण बताए जाते हैं जिनमें कि हस्तक्षेप, क्षय सिद्धांत और स्मृति असफलता हमारे मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। मेन बॉडी में अगर हम देखें सबसे पहले मेन कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग यानी कि भूलने के मुख्य कारण देखें तो सबसे पहला आता है इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप। तो एक दूसरी जानकारी का टकराव। तो जब नई या पुरानी जानकारी एक दूसरे को बाधित कर देती है तो जब हमें भूल होती है। और ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट हमारा प्रतिगामी और सेकंड हमारा परगामी। तो प्रतिगामी वो होता है जो हमारी नई जानकारी पुरानी को रोकते हैं, उसको हम प्रतिगामी कहते हैं। और परगामी हमारी वो होती है जो हमारी पुरानी जानकारी नई को रोकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्षय सिद्धांत। क्षय सिद्धांत में अगर हम बात करें हमारे डिसेस थ्योरी की तो ये हमारा कहता है कि यदि किसी स्मृति का उपयोग या पुनरावृत्ति न हो तो समय के साथ वह अपने आप ही कमजोर होकर मिटने लगेगी। तो ये जो सिद्धांत है स्टूडेंट ये हमारा संवेदी स्मृति और अल्पकालिक स्मृति पर भी लागू होता है। इसके बाद हमारा थर्ड आता है स्मृति असफलता, मेमोरी फेलियर। तो कई बार सूचना हमारे मस्तिष्क में मौजूद रहती है लेकिन समय के साथ हमें वो याद नहीं होती और इसे ही हम स्मृति असफलता भी कहते हैं। तो यही था हमारा स्मृति असफलता। इसके बाद फोर्थ आता है दमन। तो कभी कभी स्टूडेंट व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में खुद ही बहुत ही घटना है उनको दिमाग में धकेल लेता है और ऐसी स्मृति समय के साथ कमजोर होती जाती है और भूलने का रूप भी ले लेती है। तो यही था हमारा दमन। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता प्रेरक भूल। प्रेरक भूल यानी कि मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग। तो कभी कभी व्यक्ति उन बातों को भूलना चाहता है जो उसे दुख, श्रम या तनाव देती है। तो स्टूडेंट इसे ही हम प्रेरक भूल कहते हैं। इससे भी जो हमारी स्मृति है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। सिक्स्थ आती है गलत कोडन। तो गलत ढंग से जानकारी ग्रहण करना यानी कि हम अगर कोई जानकारी है उसको शुरुआत में ही हम अच्छे से नहीं समझ के संगठित करेंगे तो वो हमारे दिमाग में फैल जाएगी और उसको बार बार याद कर पाना कठिन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड आता है हमारा पुनरावृत्ति का अभाव यानी कि लेक ऑफ रिहर्सल। तो यदि जानकारी को बार बार दोहराया नहीं जाएगा तो वो स्मृति में स्थायी नहीं बन पाती और इससे वे जल्दी भी उसको हम भूल जाते हैं। एट्थ आता है भावनात्मक तनाव यानी कि इमोशनल स्ट्रेस। तो अत्यधिक भय, दुख, चिंता या क्रोध जैसी जो भावनाएं हैं वे हमारे ध्यान को भटका देती है जिससे कि स्मृति में सूचना सही ढंग से संग्रहित नहीं हो पाती और भूलने की संभावना जो है वो भी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे भूलने के मुख्य कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन यानी कि पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में हम देखेंगे फॉरगेटिंग इज ए नेसेसरी एंड ए नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन मेमोरी सिस्टम। साथ ही जो हमारे भूलने के कारण है जैसे कि हस्तक्षेप, क्षय सिद्धांत, ये सभी हमें बताते हैं कि समय के साथ साथ हमारी जो मेमोरी है वो कैसे कमजोर हो जाती है और कभी कभी संग्रहित होने के बावजूद भी याद नहीं आता वो किस तरीके से होता है। और यही समझ हमें हमारे दैनिक जीवन में याददाश्त सुधारने, अध्ययन प्रभावी बनाने और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत करने के लिए उपाय प्रदान करती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो आंसर नंबर 7 के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन ब्राइट वेवरी। यानी कि संस्कृति भावनाओं की अभिव्यक्तों को कैसे प्रभावित करती है ये हमें बताना है। साथ ही और करके हमसे पूछा गया है कि भावना के अनुभव
अभिव्यक्ति तथा सामाजिक नियमों पर संस्कृति की भूमिका क्या है और विभिन्न संस्कृतियों के उदाहरण के साथ हमें बताना है कि भावनाएं सार्वभौमिक होते हुए भी अभिव्यक्ति सांस्कृतिक रूप से कैसे भिन्न होती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर लिख लेते हैं वो भी हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन से लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे इमोशंस आर इनेट मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स बट दीर एक्सप्रेशन रेगुलेशन डेप्थ एंड सोशल एक्टिविटी आर लेजली डिटरमाइंड बाय कल्चर। यानी कि भावनाएं मनुष्य की जन्मजात मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति ज्ञान ये काफी हद तक संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। तो स्टूडेंट इन्हीं कारणों से विभिन्न समाजों में भावनाओं का रूप, तरीकों और तीव्रता भिन्न रूप प्रदान करता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। मुख्य भाग में अगर हम देखें सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन इमोशंस, जिसमें हमारा सबसे पहला आएगा भावना के अनुभव पर प्रभाव। तो कल्चरल टीच विच इमोशन शुड बी वैल्यूज, विच इमोशन शुड बी सप्रेस एंड विच इमोशन शुड बी एक्सप्रेस पार्टिकुलरली। यानी कि संस्कृति हमें सिखाती है कि कौन सी भावनाओं को महत्व देना है, किसे दबाना है और किसे विशेष रूप से व्यक्त करना है। तो यही हमारा भावना के अनुभव पर प्रभाव था। इसके बाद सेकंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, यानी कि भावना की अभिव्यक्ति पर संस्कृति के प्रभाव को लेकर। तो इसमें हमारा सबसे पहला आएगा स्टाइल एंड रूल्स ऑफ एक्सप्रेशन आर फिक्स्ड बाय कल्चर। यानी कि प्रत्येक संस्कृति के अलग अलग नियम होते हैं कि किस अवसर पर कौन सी भावना और कितने और किसके सामने व्यक्त करनी है। तो इसे हम सामाजिक प्रदर्शन नियम भी कहते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड आता है मौखिक और अमौखिक अभिव्यक्ति में अंतर, डिफरेंसेस इन वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। तो कुछ संस्कृतियां भावनाओं को अलग अलग रूपों में व्यक्त करती है, जैसे कि मुख भाव, स्वर, लय, इशारे। तो कुछ संस्कृतियां अधिक मुखर होती है जबकि कुछ संस्कृतियां अधिक संयमित होती है। तो ये हमारे मौखिक और अमौखिक अभिव्यक्ति में अंतर था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कल्चरल कंट्रोल ओवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन, यानी कि सकारात्मक व नकारात्मक भावना की अभिव्यक्ति में सांस्कृतिक नियंत्रण। तो हर संस्कृति के स्टूडेंट अपने अपने मानदंड होते हैं कि कौन सी भावनाएं स्वीकार्य है और कौन सी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो बहुत सी पूर्वी संस्कृतियां अत्यधिक प्रसन्नता या हंसी को भी संयमित रखने की सलाह देती है। तो ये हमारे सकारात्मक व नकारात्मक भावना की अभिव्यक्ति है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सोशल रूल्स रिलेटेड टू इमोशंस, यानी कि जो हमारे भावना से जुड़े सामाजिक नियम है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है कब भावना व्यक्त करनी है, यानी कि कई एशियाई संस्कृति जो हमारी ऐसी है वहां पर बताया गया है कि किस स्थान पर जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना अनुचित माना जाता है। इसी के साथ आता है इन फ्रंट ऑफ वोम इमोशन शुड बी एक्सप्रेस, यानी कि किसके सामने हमें अपनी भावना दिखानी है। तो बड़ों के सामने क्रोध या शिकायत को हमें व्यक्त करना हमारी भारतीय परंपराओं के बहुत ही अस्वीकार्य माना जाता है। इसके बाद थर्ड आता है हाउ टू एक्सप्रेस इमोशन, यानी कि किस प्रकार अभिव्यक्ति करने हैं। तो कुछ देशों में प्रशंसा को सीधा कहना नियम है जबकि कुछ में विनम्रता को प्राथमिकता दी जाती है। तो यही थे भावना से जुड़े सामाजिक नियम। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है विभिन्न संस्कृतियों के उदाहरण। तो विभिन्न डिफरेंट कल्चर देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले इंडियन कल्चर देखेंगे। तो इंडियन सोसाइटी इनकोर्ज इमोशनल कंट्रोल बैलेंस एंड रेस्टोरेंट, यानी कि भारतीय समाज में भावनाओं को संयमित, नियंत्रित और सामाजिक रूप से संतुलित रखने की परंपरा है, लेकिन बड़ों के सामने जो गुस्सा है उसको अनुचित माना जाता है। साथ ही दुख को सहनशीलता और धैर्य के रूप में देखने की यहाँ की प्रकृति है। इसके बाद जापानीज कल्चर देखेंगे तो इन जापानीज सोसाइटी ओपन डिस्प्ले ऑफ इमोशन इज वेरी लिमिटेड, यानी कि वहां पर भावनाओं का खुला प्रदर्शन बहुत कम होता है। मुस्कुराना भी कभी कभी तनाव छुपाने का एक तरीका माना जाता है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा वेस्टर्न, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप की संस्कृतियां। तो यहाँ पर भावनाओं की खुली अभिव्यक्ति को सामान्य और स्वस्थ माना जाता है, यानी कि जो हमारा पब्लिक एक्सप्रेशन है वो लव, जॉय, प्रेस एंड इंथुसियाज्म, इन ये सभी हमारे बहुत ही कॉमन होते हैं। फोर्थ आता है अरबी और भूमध्य सागर संस्कृति। तो यहाँ पर भावनाओं की अभिव्यक्ति अत्यधिक उत्साह और तीव्र होती है। क्रोध, प्रसन्नता, दुख सबका अभिव्यक्ति स्तर ऊंचा देखा जाता है। साथ ही यहाँ पर चेहरे के भाव और रातों की गतिविधियों को भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद फिफ्थ आता है हमारा सार्वजनिक भावना और सांस्कृतिक विविधता। तो सार्वभौमिकता का अर्थ भावनाएं हमारे जैसे कि खुशी, भय, गुस्सा ये सभी मनुष्य में जन्मजात मौजूद होती है, लेकिन अभिव्यक्ति का तरीका सांस्कृतिक रूप से उदाहरण होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें कि सभी मनुष्य खुशी अनुभव करते हैं, पर किसी संस्कृति में जोर जोर से हंसना सामान्य और किसी में केवल हल्की मुस्कान से खुशी व्यक्त की जाती है।
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भावना तो समान है, पर जो अभिव्यक्ति है वो दोनों में अलग अलग है। तो यही तो स्टूडेंट हमारे कुछ उदाहरण विभिन्न संस्कृतियों के जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में हम देखेंगे कल्चरल प्लेज ए क्रूरियल रोल इन द एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस। यानी कि संस्कृति भावनाओं की अभिव्यक्ति, अनुभव और नियंत्रण में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न सामाजिक नियम, मूल्य और परंपरा भावनाओं को विशिष्ट रूप प्रदान करती है। तो स्टूडेंट इन्हीं भावनाओं, इन्हीं भिन्नताओं को समझने से हम एक अंतर सांस्कृतिक संबंध को बेहतर कर सकते हैं, सामाजिक सौहार्द बढ़ा सकते हैं और मनुष्य की गहराई को भी समझ सकते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं ब्रीफली मेंशन द मेजर एरियाज विद इन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि मनोविज्ञान के दायरे में प्रमुख क्षेत्रों के बारे में हमें बताना है। अथवा करके पूछा गया व्यक्तिगत अधिगम, स्मृति, प्रेरणा, मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान के दायरे का विस्तार से वर्णन कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस आंसर की हम शुरुआत हम कर लेते हैं हमारे सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, ब्रेन, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। It not only attempt to understand the external behavior of a person, but also tries to explore the internal mental process, thoughts, emotion, interest, motivation and social relationship। यानी कि मनोविज्ञान मनुष्य के मन, मस्तिष्क, इन सभी का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। और यह हमारे केवल भारी व्यवहार को समझने के लिए नहीं, बल्कि हमारे मन की भावनाओं को समझने का भी एक अध्ययन है। तो ये केवल एक विषय नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सभी अनुभवों का एक अध्ययन करने वाला बहुस्तरीय विज्ञान है, जिसका उपयोग हम शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि में करते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मुख्य भाग का। मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। यानी कि व्यक्तित्व को समझने में मनोविज्ञान का क्या दायरा है। तो पर्सनैलिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर, इमोशंस, हैबिट, इंटरेस्ट एंड वेव्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग। यानी कि व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताओं, व्यवहारों, भावनाओं, आदतों, रुचि और प्रतिक्रियाओं को देने की एक शैली का समूह है। मनोविज्ञान से हमें पता चलता है कि व्यक्ति का व्यवहार स्थिर ही क्यों नहीं रहता, उसकी सोच कैसे विकसित होती है। तो व्यक्तित्व अध्ययन हमें यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वासी क्यों है, क्यों शर्मीला है और क्यों आक्रामक है। तो स्टूडेंट यही था हमारा व्यक्तित्व को समझने में मनोविज्ञान का दायरा। इसके बाद सेकंड हमारा आता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन एक्वायर्स न्यू नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स एंड बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि अधिगम हमारी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति अनुभव, अभ्यास, अवलोकन के माध्यम से नए ज्ञान, कौशल, आदतें और व्यवहार को अर्जित करता है। तो साइकोलॉजी हमें बताता है कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है, आदतें कैसे बनती है और बदलती कैसी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा अधिगम को समझने में मनोविज्ञान का दायरा। इसके बाद थर्ड हमारा आता है स्मृति को समझने में मनोविज्ञान का दायरा। यानी कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजिकल इन अंडरस्टैंडिंग मेमोरी। तो स्मृति हमारे एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कि हमारी जो जानकारी है उनका संग्रहण, संरक्षण और पुनर्स्मरण होता है। तो स्टूडेंट मनोविज्ञान हमारे निम्न बातों का ध्यान रखता है कि हमें किस प्रकार जानकारी ग्रहण करती है, हमारे मस्तिष्क में स्मृतियां कैसे रहती है। तो इसलिए मनोविज्ञान हमारी स्मृति को समझने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद फोर्थ आता है प्रेरणा को समझने में मनोविज्ञान का दायरा। यानी कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजिकल इन अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन। तो प्रेरणा मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो कि उसे कार्य करने, लक्ष्य प्राप्त करने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। और मनोविज्ञान हमें यह समझाता है कि भूख, प्यास जैसी जो मूल आवश्यकताएं है वे हमें कैसे संचालित करती है और इसलिए प्रेरणा की कमी से व्यक्ति क्यों निष्क्रिय हो जाता है। तो यही था हमारा प्रेरणा को समझने में मनोविज्ञान का दायरा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजिकल इन अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ। यानी कि मनोविज्ञान केवल समान व्यवहार ही नहीं है, बल्कि मानसिक अस्वस्थता और विकारों का अध्ययन भी है। इस क्षेत्र में मनोविज्ञान से हमें यह पता चलता है कि तनाव, अवसाद, भय, चिंता, आघात जैसी जो समस्या है वे क्यों उत्पन्न होती है और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को समझने में भी मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। सिक्स्थ हमारा आता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजिकल इन अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर। यानी कि सामाजिक व्यवहार को समझने में
मनोविज्ञान का दायरा। तो ह्यूमन बींग्स आर सोशल क्रिएशन, सो देयर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। साइकोलॉजी स्टडी हाउ ए पर्सन बिहेव्स इन ग्रुप। यानी कि मनुष्य जो है उसका व्यवहार समाज से प्रभावित होता है, और मनोविज्ञान हमें बताता है कि व्यक्ति समूह में कैसे व्यवहार करता है। तो भीड़, परिवार, ये सभी व्यक्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। पूर्वाग्रह, अनुयोग, सहयोग, ये प्रतिस्पर्धा को कैसे विकसित करते हैं। तो ये था हमारा सामाजिक व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान का दायरा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, यानी कि एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे, इट इज क्लियर दैट द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन एक्सट्रीमली वेस्ट इट इज वाज ए साइंटिफिक मीडियम टू डीपली अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन, मेंटल हेल्थ। यानी कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, अधिगम, स्मृति, प्रेरणा, मानसिक स्वास्थ्य सभी को गहराई से समझने का एक मनोवैज्ञानिक माध्यम है। और ये हमें बताता है कि व्यक्ति क्यों सोचता है, कैसे महसूस करता है और क्यों व्यवहार करता है। तो हर क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक और उपयोगी विज्ञान हमारा मनोविज्ञान को माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि अवलोकन क्या है और इसके चरण क्या है। और करके हमसे पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ Bandura सोशल लर्निंग थ्योरी डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इट प्रिंसिपली एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। यानी कि बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के आधार पर हमें सीखने की प्रक्रिया, उसके सिद्धांत और दैनिक जीवन में इसके प्रयोग के बारे में बताना है। तो चलिए आंसर नंबर 10 को भी हम लिख लेते हैं, और इसके आंसर में भी हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, लर्निंग डज नॉट ऑक्योर ओनली थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और रिपीटेशन। यानी कि अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव, अभ्यास या दोहराव से नहीं होता, बल्कि ये मनुष्य को देखकर भी सीखा जाता है। तो स्टूडेंट, इसका आधार यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और वह अपने आसपास के व्यक्तियों के व्यवहार, उनके परिणाम, इन सभी को देखकर ही अपने कौशल को सीखता है। तो इस सिद्धांत को मनोविज्ञान बंडूरा ने सामाजिक रूप से व्याख्यापित किया, जिसे हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि हमें बताता है कि मनुष्य केवल अनुकरण नहीं है, बल्कि सोच, व्याख्या और परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर भी व्यवहार अपनाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। मेन बॉडी में हम सबसे पहले देखें, अवलोकन सीखना क्या है, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो अवलोकन सीखना एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति किसी मॉडल के व्यवहार, कार्यशैली, कौशल, आदतों, प्रतिक्रियाओं को देखकर, सुनकर या समझकर सीख लेता है। तो इसमें सीखने वाला जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करता, बल्कि अवलोकन और मानसिक प्रसंस्करण के आधार पर करता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें कि बच्चा अपने बड़े भाई को साइकिल चलाते देखता है, तो बाद में वो खुद भी साइकिल चलाना सीख लेता है। तो इसी तरीके से इसे ही हम कहते हैं अवलोकन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के मुख्य चरण के बारे में। तो इसके चरणों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो चरण आता है वो आता है अटेंशन का। तो पहला चरण यह है कि सीखने वाला व्यक्ति मॉडल के व्यवहार पर ध्यान दे। तो मनुष्य केवल उसी व्यवहार को सीख सकता है जिसे वह ध्यान से देखे। तो ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक है मॉडल का आकर्षक होना, मॉडल का ज्ञानवान या प्रभावशाली होना। तो ये तो हमारा फर्स्ट चरण हो गया। सेकंड आ गया हमारा स्मृति में संधारण करना, यानी कि इस चरण में जो व्यक्ति ने देखा उसको अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर लेता है, और ये स्मृति है, ये कल्पना, शब्द, सामाजिक रूप में भी हो सकती है। थर्ड चरण आता है व्यवहार को पुनरुत्पादित करना, यानी कि अब जो व्यक्ति है वो मस्तिष्क में संचित व्यवहार को व्यवहारिक रूप से दोहराने का प्रयास करता है। और ये जो प्रयास है ये सफल व असफल दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन अगर बार बार इसको अभ्यास किया जाएगा तो इससे जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ सकेगी। फोर्थ आता है प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त करना। तो अवलोकन सीखना तभी पूरा माना जाता है जब व्यक्ति को व्यवहार दोहराव के लिए प्रोत्साहन मिले। तो जो हमारा स्टूडेंट प्रोत्साहन होता है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट प्रत्यक्ष, सेकंड हमारा अप्रत्यक्ष, और थर्ड हमारा आत्म प्रोत्साहन। तो उदाहरण के लिए यदि बच्चे की लिखावट की प्रशंसा की जाए तो वह आगे भी वैसे ही लिखने के लिए प्रेरित होगा। तो यही थे हमारे 4 चरण जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अवलोकन सीखने के सिद्धांत। तो अवलोकन को हमारे विभिन्न माध्यमों के माध्यम से समझा जा सकता है।
जिसको हम सीख सकते हैं। फर्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इम्यूलाइजेशन, यानी कि अनुकरण का सिद्धांत। तो मनुष्य दूसरे के व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण करता है। यह अनुकरण आदानुकरण नहीं होता, बल्कि सोच समझकर किया जाता है, उसको यह अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। सेकंड आता है मॉडल का सिद्धांत। तो मॉडल का सिद्धांत कहता है कि मॉडल के व्यवहार, शैली और आदतें अनुकरण के योग्य हो तभी व्यक्ति उन्हें अपनाता है। थर्ड हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी कि प्रतिफल और दंड का सिद्धांत। तो यदि मॉडल को किसी व्यवहार पर इनाम मिलता है तो सीखने वाला भी उस व्यवहार को अपनाता है, और यदि दंड मिलता है तो वह व्यक्ति उस व्यवहार से बचता है। तो स्टूडेंट फोर्थ हमारा आता है संज्ञानात्मक प्रसंस्करण का सिद्धांत। तो अवलोकन केवल शारीरिक अनुकरण ही नहीं है, बल्कि सोच, व्याख्या और विश्लेषण पर भी आधारित होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा अवलोकन सीखने के सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है दैनिक जीवन में अवलोकन सीखने के प्रमुख प्रयोग। तो इसमें दैनिक जीवन में सीखने के प्रमुख प्रयोग में सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों का व्यवहार सीखना। तो बच्चे भाषा, बोलने की शैली, शिष्टाचार, सहानुभूति, यहाँ तक कि आक्रामकता, सब कुछ अवलोकन से ही सीखते हैं। सेकंड, यूज इन स्कूल्स एंड एजुकेशन। तो विद्यार्थी शिक्षक को देखकर लेखन, बोलन ये सभी सीखता है। थर्ड आता है समाज में आदर्श व्यक्तियों की भूमिका। तो जो यंग पीपल होते हैं वे, उनसे ही जो बच्चे होते हैं वे अपने उनके आदर्शों को अपनाते हैं, उनके व्यक्तित्व को अपनाते हैं, जैसे कि हमारे कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हो गए या कोई भी महान व्यक्ति हो गया। फोर्थ हमारा आता है अनुचित और हानिकारक व्यवहार भी अवलोकन से सीखे जाते हैं। तो अगर बच्चा टीवी या आसपास हिंसा देखता है तो वह आक्रामक व्यवहार भी सीख सकता है। इसलिए नकारात्मक पोषण का अवलोकन भी जो है वो खतरनाक भी हो सकता है। फिफ्थ आता है परामर्श और उपचार में उपयोग, यानी कि काउंसलिंग एंड थेरेपी में उपयोग किया जाता है। तो समयग्रस्त व्यक्तियों को उचित व्यवहार के नमूने दिखाकर व्यवहार सुधार किया जाता है। इसे उपचार के मॉडलिंग तकनीक भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा आंसर दैनिक जीवन में अवलोकन सीखने के प्रमुख प्रयोग का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, यानी कि एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे कि इट इज क्लियर दैट ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक ऑफ ह्यूमन लर्निंग, बिकॉज women learn not only through direct experience but also by watching others, observing conscious and understanding social situations। यानी कि मनुष्य केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहार, उनके परिणाम और सामाजिक स्थितियों से भी सीखता है। और जो हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो अवलोकन, सीखना, ध्यान देना और पुनरुत्पादन और प्रेरणा, 4 चरणों से होकर गुजरता है। तो ये जो सिद्धांत है ये हमें बताता है कि अधिगम एक सामाजिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें कि मॉडल की भूमिका, प्रोत्साहन और मानसिक प्रसंस्करण का योगदान बहुत होता है। तो इसलिए आज के समय में सब कुछ अवलोकन के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो इनके वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो आपको बस गिवन नंबर पर मैसेज करना है और अपने नोट्स सिक्योर कर लेने हैं। और हाँ वीडियो स्टूडेंट, हर वीडियो में हम देते हैं गिवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस को लिए आप रेडी रहिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और 3 लकी विनर्स के बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम फोकस्ड वीडियो, अपडेट और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिवअवे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।